किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि गन्ने की फसल में अच्छा उत्पादन आपको मिले, तो जैसे हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हमें पोटास का भी पूर्ति करना होता है। पोटास की कमी से भी अच्छे से विकास नहीं हो पाता है और गन्ने में भी पोटास जरूरी तत्व माना जाता है। हमारे पौधे के समुचित विकास के लिए मुख्यतः 3 तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पहले नंबर पर आता है नाइट्रोजन, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर पर आता है फास्फोरस, जो हमारे पौधे के जड़ों के विकास में काफ़ी मदद करता है। और तीसरा तत्व होता है पोटास। पोटास से आपके पौधे में क्या होता है, बहुत सारे काम करता है। पोटास को एक काम नहीं करता है, तने को मजबूत करता है, अच्छे से ग्रोथ में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है, फसल में बीमारी लगने से भी बचाता है। तो पोटास का इस्तेमाल भी गन्ने में आपको करना चाहिए। लेकिन पोटास का इस्तेमाल कब करना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान दे दीजिए। पोटास का इस्तेमाल गन्ने की फसल में गन्ने की बुआई के समय ही आप करेंगे, तभी अधिकतम लाभ मिलेगा। तो जब आप गन्ने की बुआई के समय कुछ खादें नालियों में डालते हैं, तभी आपको उसी में पोटास का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए, जिससे अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। तो पोटास कितना डालना चाहिए, ये भी आप जान लीजिए। गन्ने की फसल में पोटास बहुत ज़्यादा नहीं, 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। तो इतना पोटास आप बुआई के समय ही डालेंगे तो आपको अधिकतम लाभ मिल पाएगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य खादों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पोटास के साथ साथ जैसे कि मैंने बोला, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब जहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, वहाँ पे हम कम नाइट्रोजन डालते हैं। खासकर औसतन बात किया जाए तो अगर आप एसएसपी डालते हैं, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की थोड़ा ज़्यादा मात्रा डालनी पड़ती है, क्योंकि एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसमें सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप एसएसपी डालते हैं तो यूरिया आपको बुआई के समय डालना होता है। 50 से 55 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय यूरिया डालिए। 1 एकड़ में 50-55 किलो यूरिया हो गया। इसके साथ एसएसपी की बात की जाए तो 200 किलो यानी 4 बैग या कई बार 5 बैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। वैसे तो खादों का इस्तेमाल हमें मिट्टी की जांच कराने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन जो औसतन जो एक रिकमेंडेशन होती है उसको हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो लगभग 200 किलो मात्रा एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की पर्याप्त रहेगी। यूरिया की बात की जाए तो कुल यूरिया अगर आप एसएसपी डालते हैं तो 155 से 160 किलो आपको डालना पड़ेगा। वो भी 1/3 मात्रा बुआई के समय डालना होता है। तो वही औसतन 50-55 किलो बुआई के समय, पहले पानी पे फिर से 50-55 किलो, ऐसे ऐसे आपको 3 भागों में बांट के यूरिया डालना होता है। अब बात हम डीएपी खाद की ही कर लेते हैं। लगभग ज़्यादातर किसान साथी 50% से ज़्यादा किसान साथी डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसान साथी जो डीएपी खाद का इस्तेमाल बुआई के समय करते हैं, अगर आप बुआई के समय डीएपी डालें या एसएसपी डालें, यहाँ पे पोटास की मात्रा सेम ही रहने वाली है, 25 से 30 किलो। क्योंकि ना तो डीएपी में पोटास होता है, मतलब पोटेशियम होता है, ना ही एसएसपी में पोटेशियम पाया जाता है। एनपीके डालते हैं तो उसकी अलग बात रहती है। तो यहाँ पे अगर आप डीएपी डालते हैं तो बुआई के समय 70 किलो डीएपी हो गया। यूरिया तब कुछ मात्रा कम हो जाएगी, तो 35 से 37 किलो आपको यूरिया डालना होता है। इसी दशा में जब आप डीएपी डालते हैं बुआई के समय, साथ में पोटास 25 से 30 किलो गन्ने की बुआई के समय नालियों में आपको डालना होता है। अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से शुरुआती से विकास होगा अच्छे से। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी देना है कि जब भी आप गन्ने की बुआई करिए, मिट्टी में नमी का होना आवश्यक होता है। गन्ने की फसल में जमाव थोड़ा देर से होता है और नमी मान लीजिए काम चलाऊ हो तो बुआई मत करिए। सबसे पहले पलेवा लगाइए यानी हल्का सिंचाई करिए, उसके बाद खेत की अच्छे से जुताई करवाइए। इसके बाद में आपको गन्ने के बीज की बुआई करनी चाहिए। बीज को उपचारित भी आपको अवश्य करना चाहिए। संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे तो आपको फ़ायदा अच्छा अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि इन रासायनिक खादों के साथ साथ आपको कुछ कार्बनिक खादों का इस्तेमाल, कुछ जैविक खादों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिसमें हम सबसे ज़्यादा जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है वो होती है गोबर की सड़ी हुई खाद। गोबर की पुरानी खाद, सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एनपीके के साथ साथ मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत सारे इसमें सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट ये सब खादें डालते हैं तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की संख्या बढ़ती है, जिससे मिट्टी में भुरभुरापन भी आता है। लगातार केमिकल वाली खादों के इस्तेमाल से यानी लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह काफ़ी सख्त हो जाती है, जिससे पौधे में जड़ों का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता। जिससे पौधे में खादें हम डालते भी हैं तो उतना अच्छे से वो पौधे ले नहीं पाते हैं। तो कम से कम अगर आप हर बार नहीं डाल सकते हैं तो कम से कम 1 या 2 साल में एक बार
आपको गोबर खाद का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में करना चाहिए। गोबर खाद एक ऐसी खाद होती है, ऐसा नहीं कि आपने आज डाला और कल ख़त्म हो जाता है। लंबे समय तक इन खादों का असर आपकी मिट्टी में रहता है, मिट्टी के सुधारने का भी ये काम करती हैं। तो उचित मात्रा में गोबर खाद जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अगर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। सबसे सस्ती खाद होती है गोबर खाद, आसानी से गांव देहात में मिल जाती है। वर्मी कंपोस्ट हो सकता है आपको थोड़ा महंगी पड़े, लेकिन गोबर खाद उतना महंगी नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखिए कि हमेशा आपको मतलब सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करना है। अधकच्ची खाद आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान हो सकता है, दीमक वगैरह लगने की संभावना उसमें काफ़ी बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।